पाकिस्तान को जब ऑक्सीजन खत्म हो रही थी दोस्तों, तो कहीं बाहर से ऑक्सीजन मिली पाकिस्तान को, और वो ऑक्सीजन मिली पाकिस्तान को अपने दोस्त चीन से। आज तक हम लोगों की थिंकिंग ये थी कि दुश्मन पाकिस्तान, हमने चाइना को इग्नोर करा, जबकि जॉर्ज फर्नांडिस ने बहुत पहले बोला था कि असली में दुश्मन तुम्हारा चीन है, चीन जो है ऐसी हरकत करेगा। ही न्यू इट इन 1998। तो स्पेशल फ्रंटियर फोर्स एक खुफिया फाइटिंग फोर्स है रॉकेन। ये पैराट्रूपर्स भी होते हैं, इनको ये ट्रेनिंग है कि किस तरीके से आप चीन के अंदर जाएं और चीन के अंदर जाके ठोकें चीन को। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं तो चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, आपको पता है पाकिस्तान में कुछ अज्ञात लोग जाके लोगों को मार रहे हैं, ठाठा कर रहे हैं। यह आपको बात पता है? आपको यह भी बात पता है दोस्तों कि पाकिस्तान रोते रोते अमेरिका के पास गया और अमेरिका को बोला कि जो आपका शक था कि भारत ने गुरपतवंत सिंह पन्नू को मारने की साजिश करी है, वो साजिश पाकिस्तान में कामयाब हो गई है, और ये हमारे लोग जिनको भारत ने मारा है ये बड़े मासूम लोग थे। चाहे दोस्तों वो लश्कर तैयबा जैश मोहम्मद के थे, लेकिन पाकिस्तानियों को तो वो मासूम लगते हैं। तो पाकिस्तान ने बोल दिया अमेरिका को कि ये मासूम है और आप इसके ऊपर कुछ करिए। अमेरिका ने कुछ जवाब नहीं दिया, क्योंकि अमेरिका चाहता है वो मरे। अमेरिका ने कोई जवाब नहीं दिया। पाकिस्तान ने कनाडा को बोला, कनाडा भी इसमें न्यूट्रल गियर में चल रहा है इस वक्त। कनाडा को भी बोला, निज्जर को मार दिया ना, वही बंदे हमारे भी मार दिए, वही बंदे हमारे भी मार दिए। ये पाकिस्तान रिपीट कर रहा है। पाकिस्तान को जब ऑक्सीजन खत्म हो रही थी दोस्तों, तो कहीं बाहर से ऑक्सीजन मिली पाकिस्तान को, और वो ऑक्सीजन मिली पाकिस्तान को अपने दोस्त चीन से। और चीन ने बोला है कि पाकिस्तान बात तो ठीक ही कह रहा है, पाकिस्तान जो बात कर रहा है गलत नहीं कर रहा, पाकिस्तान बात ठीक कर रहा है, और इस मामले में इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए, जांच पड़ताल होनी चाहिए। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि चाइना जो है वो क्यों परेशान हो रहा है, और भारत ने ऐसे कौन से कदम उठाए हैं कि चाइना हक्का बक्का रह गया। मुंह फाड़ के चाइना देख रहा है कि हो क्या रहा है। भारतीय वायुसेना, भारतीय नौसेना और भारतीय थल सेना ने मिलकर एक्सरसाइज डेविल स्ट्राइक करी है वेस्ट बंगाल में। दोस्तों समझिए, एक्सरसाइज डेविल स्ट्राइक करी है आर्मी, नेवी और एयरफोर्स ने मिलकर वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल क्यों खास है? क्यों वेस्ट बंगाल? लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से तो दूर है, इसका चाइना से क्या लेना देना है? आफ्टर ऑल व्हाट विल वेस्ट बंगाल डू? एक्चुअली बात यह है दोस्तों कि भारत का जो फर्स्ट माउंटेन स्ट्राइक कोर है वो पानागढ़ वेस्ट बंगाल में 17 कोर है, माउंटेन स्ट्राइक कोर है, पानागढ़ में है। अब मैं आपको स्ट्राइक कोर के बारे में थोड़ा सा बताता हूं, फिर मैं चलूंगा इस एक्सरसाइज के ऊपर। स्ट्राइक कोर वो होती हैं, देखिए दो किस्म की कोर्स होती हैं। कोर क्या होती है? हाईएस्ट फाइटिंग फॉर्मेशन ऑफ द इंडियन आर्मी। हजारों दर हजारों लोग एक कोर में होते हैं, और भारत में कई सारी कोर्स हैं। लेकिन स्ट्राइक कोर वो होती है जो दुश्मन के खेमे में घुस के उसको मारती है। स्ट्राइक कोर जो होती है वो तैयार होती है एकदम स्पीड और मोबिलिटी के लिए, फायर पावर के लिए। और स्ट्राइक कोर का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है, जो उसकी ऑर्गेनाइजेशन चार्ट होती है, वो आर्म कोर से अलग होती है। तो कोर्स जैसे होती हैं, कोर आपकी होंगी पिवट कोर। एक जमाने में डिफेंसिव भी कहा जाता था इनको, लेकिन पिवट कोर हैं वो कुछ लेवल तक हरकत करती हैं। ज्यादातर उनका डिफेंसिव का रोल रहता है, और शैलो यानी कि कम एरिया तक वो दुश्मन के अंदर जाती हैं। ये हो गई पिवट कोर। दूसरी हो गई आपकी स्ट्राइक कोर। स्ट्राइक कोर गो डीप इनसाइड एनिमी टेरिटरी। आज तक हम लोगों की थिंकिंग ये थी कि दुश्मन पाकिस्तान है, हमने चाइना को इग्नोर करा, क्योंकि लड़ाइयां भी पाकिस्तान के साथ हो रही थी, टेररिज्म भी पाकिस्तान करवा रहा था हमारे कंट्री के अंदर। तो दोस्तों हमने कभी चीन की ओर ध्यान नहीं दिया, जबकि जॉर्ज फर्नांडिस ने बहुत पहले बोला था कि असली में दुश्मन तुम्हारा चीन है। लोग हंसते थे उसके ऊपर कि यार ये बेवकूफ आदमी, इसको तो बात ये नहीं है। बेवकूफ वो नहीं थे, बेवकूफ बाकी सब लोग थे। और आज पता लग गया कि वो आदमी जॉर्ज फर्नांडिस एक्चुअली एक विजनरी था। उसने फ्यूचर देखा था, उसको पता था कि चीन जो है ऐसी हरकत करेगा। ही न्यू इट इन 1998 में उनका बयान है। अब मैं आपको बताता हूं चक्कर क्या है। भारत की 4 स्ट्राइक कोर हैं दोस्तों, 1 कोर, 2 कोर, 21 कोर एंड 17 कोर। यानी कि अंबाला, मथुरा, भोपाल। 1 कोर, 2 कोर, 21 कोर, अंबाला, मथुरा, भोपाल। चौथी कोर माउंटेन स्ट्राइक कोर दोस्तों, यह कोर है पानागढ़ वेस्ट बंगाल में। जैसा मैंने आपको बताया, इसका नाम है 17 कोर, और यह भारत की अकेली माउंटेन स्ट्राइक कोर है। और ये किसको ठोकने के लिए बनाई है? ये ठोकने के लिए चाइना को बनाई है, इसलिए वेस्ट बंगाल में हुआ है ये। और इसमें सब कुछ शामिल हुआ। अब मैं आपको बताता हूं कौन कौन से हथियार और कितने सारे ट्रूप्स इसमें शामिल हुए। फिर मैं आपको नक्शे पर भी ले जाऊंगा, और मैं नक्शे पर आपको समझाऊंगा कि स्टोरी है क्या, और भारत में किस तरीके से फिफ्थ कॉलमिस्ट क्या होते हैं दोस्तों? क्या होते हैं फिफ्थ कॉलमिस्ट? सोचिए, यानी कि आपकी जनसंख्या के कुछ लोग
आप ही की पॉपुलेशन, आप ही के देश, वो भारतीय हैं, उनके पास आधार कार्ड है, उनके पास पासपोर्ट है, उनके मां बाप भारत में पैदा हुए, वो भारत में पैदा हुए, लेकिन वो भारत की जड़ें खोदने का काम करते हैं। ऐसे लोगों को कहा जाता है फिफ्थ कॉलमिस्ट। आप जाइए गूगल में चेक करवाइए। अच्छा, अब आते हैं मुद्दे पे। डेविल स्ट्राइक जो एक्सरसाइज है उसमें कौन कौन शामिल हुए? दोस्तों, इसमें 1000 से ज्यादा पैराट्रूपर्स, 1000 से ज्यादा पैराट्रूपर्स, यानी कि आप लगा लीजिए तकरीबन 2 पैरा बटालियन इसमें शामिल हुई होंगी। पैरा बटालियन का काम क्या है? एयरबोर्न बटालियंस जो हैं, दे आर एयरबोर्न इन्फेंट्री। उनकी टैक्टिक्स थोड़ी सी अलग होती हैं, लेकिन वो पैराशूट से कूदते हैं और बिहाइंड एनिमी लाइंस कार्रवाई करने की क्षमता रखते हैं। यानी कि बिहाइंड एनिमी लाइंस वेस्ट बंगाल में जहां पे माउंटेन स्ट्राइक कोर है, 1000 पैराट्रूपर्स क्या कर रहे हैं? इनके साथ स्पेशल फोर्सेस का एलिमेंट है। अब कौन सी पैरा एसएफ थी इसमें, ये मीडिया नहीं बता रहा है, ये मीडिया से हमें नहीं पता लग सकता, लेकिन हमें इतना पता है कि नॉर्थ ईस्ट में 21 एसएफ है। 21 एसएफ है, बिल्कुल ये हो सकता है। तीसरी पॉसिबिलिटी है स्पेशल फ्रंटियर फोर्स एसएफएफ, जिसमें तिब्बती ट्रूप्स हैं ज्यादातर, एंड इट इज ऑफिसर्ड बाय द इंडियन आर्मी। तो स्पेशल फ्रंटियर फोर्स एक खुफिया फाइटिंग फोर्स है रॉ के अंदर, और उसकी तकरीबन 7 या 8 बटालियंस हैं, और ये इसमें ज्यादातर तिब्बती हैं, और ये वो तिब्बती हैं जिनको ट्रेन करा गया है स्पेशल फोर्सेस टैक्टिक्स में, गुरिल्ला वॉरफेयर में। ये पैराट्रूपर्स भी होते हैं, इनको ये ट्रेनिंग है कि किस तरीके से आप चीन के अंदर जाएं और चीन के अंदर जाके ठोकें चीन को। इन पे ये सलाहियत है कि किस तरीके से हथियार, बारूद, दुनिया भर की चीजें, छोटे ड्रोन, बड़े ड्रोन, यानी कि ये उस प्रकार के कमांडोज हैं, हाईली ट्रेंड, लेकिन ये लड़ते हैं हाई ऑल्टीट्यूड पे। और इनको क्यों चुना गया? क्योंकि इनकी पैदाइश उस एरिया में है। ये पैदा ऐसे एरिया में हुए हैं कि इनको इसलिए सेलेक्ट करा गया है दोस्तों, क्योंकि ये हाई एल्टीट्यूड एडेप्टेशन में बड़े माहिर हैं। 2 मिनट में ये अडेप्ट कर लेते हैं हाई एल्टीट्यूड को। और ये लोग ओरिजिनली कहां से आए थे? ये तिब्बत से आए थे। इनके बाप दादा तिब्बत से आए थे। जब दलाई लामा आए थे तिब्बत से भारत, तब इनिशियली जो दलाई लामा के साथ लोग आए थे, उनको लेके भारत ने बनाई थी एसएफएफ। ये आती है रॉ के अंदर। तो हो ना हो, पक्का उस एक्सरसाइज में ये भी लोग होंगे। इसमें थे राफेल। राफेल क्यों डाले? क्योंकि राफेल के मुकाबले का चाइना के पास कोई हिसाब नहीं है। J-17, J-20, J-22, J-30, J सीरीज जितनी भी लगा लो, अनटेस्टेड है। चाइना झूठ बोल रहा है, राफेल टेस्टेड है, इट इज टेस्टेड इन कॉम्बैट, माना जाना प्लेटफॉर्म है, इसलिए वहां पर राफेल डाला है। दोस्तों, बड़े बड़े ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट C-130J सुपर हर्क्यूलीज, they were president to service, ALH president to service, AN-32 president to service। क्या काम है वहां पे? मैं आपको एक एक का काम बता रहा हूं कि क्यों वहां पे डाले गए हैं, ये इस एक्सरसाइज में क्यों शामिल थे। पैराट्रूपर्स का मैंने आपको बताया, स्पेशल फोर्सेस का मैंने आपको बताया, मैंने आपको एसएफएफ का बताया, ठीक है जी। इसके अलावा बड़े बड़े ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, क्योंकि वहीं से पैराट्रूपर्स कूदेंगे उसी जहाज से, ठीक है। आपको ALH चाहिए, आपको बड़े ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट चाहिए, क्योंकि जब आप अंदर जाएंगे चाइना के, जब आप चाइना के बिल्कुल अंदर चले जाएंगे, तो आपको सप्लाई रूट्स अपनी ओपन रखनी होंगी। और जरूरी नहीं है कि वो सप्लाई जमीन से हो, वो आसमान से भी हो सकता है। बट फॉर दैट यू नीड एयर सुपीरियोरिटी, बिकॉज अ लार्ज ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट इज अ सिटिंग डक, दुश्मन उड़ा देगा उसको। और इसीलिए दोस्तों आपको राफेल चाहिए, क्योंकि राफेल वहां पे अपना स्ट्राइक वाला काम, अपना अटैक वाला काम तो करेंगे, लेकिन राफेल्स हैव द कैपेबिलिटी टू गिव यू एब्सोल्यूट एयर सुपीरियोरिटी इन दैट एरिया। वहां पे दोस्तों आर्मी के अलावा गरुड़, जो इंडियन एयरफोर्स के कमांडोज हैं, स्पेशल फोर्सेस हैं, वो भी वहां पे एक्शन में आए। गरुड़ कमांडोज का खास काम है, खास तौर से जब दुश्मन के एयर बेसेस हो या दुश्मन के हेलीपैड हो या कोई भी ऐसा मिशन अक्रॉस द बॉर्डर करना हो, वहां पे गरुड़ बहुत काम आते हैं। इस एक्सरसाइज में गरुड़ भी शामिल थे। Guided precision aerial delivery systems have been pressed into service. These are used for airlifting heavy loads, heavy weaponry, heavy ammunition. इनको उठा के आगे ले जाना। Laser target designators, यह पैराट्रूपर्स या वो लोग जो पहले अंदर जाते हैं वो लगाते हैं। आप लेजर डेजिग्नेटर लगा दीजिए, तो आपने कोई टारगेट आइडेंटिफाई करा, मैं ग्राउंड ट्रूप्स का जैसे हूं,
और मैं सामने अंदर जा रहा हूं चाइना के, तो मैंने एक एरिया, एक टारगेट को मैंने डिफाइन कर दिया, मैंने वहां पे लेजर टारगेट डेजिग्नेटर लगा दिया, उस लेजर को हमारे फाइटर एयरक्राफ्ट रीड कर सकते हैं अपने कंप्यूटर पे और उसके हिसाब से वहां पे जाके वो एयर स्ट्राइक करेंगे। लेजर एयर डेजिग्नेटर्स को भी दे वर प्रेजेंट टू सर्विस, वहां पे वो डिप्लॉय करे गए हैं। तो दोस्तों वहां पे ड्रोन्स जो हैं यूएवीज वो डिप्लॉय करे गए। किस प्रकार के ड्रोन्स? जो रिकॉनेसेंस करे, जो फोटोग्राफ, वीडियोस, दुश्मन का पूरा जो ऊपर से एरियल सर्वे है वो हमारे ड्रोन्स करेंगे। और भारत ये कैपेबिलिटी डेवलप कर रहा है अपने खुद के आर्म ड्रोन्स बनाने की। आपको पता है 32 आर्म ड्रोन्स तो हम अमेरिका से ले रहे हैं, वो गार्डियन और प्रेडेटर टाइप के, लेकिन हम खुद भी अपने ड्रोन्स बना रहे हैं। और हमारे ड्रोन्स में हेलिना मिसाइल्स, जो कि नाग का एक दूसरा वर्जन है, वो लगेंगे उसमें। ब्रह्मोस की बात चल रही है, हमारे ड्रोन्स हैं, आप समझ लीजिए 50,000 फुट की ऊंचाई पर भारत का एक ड्रोन है, उसके अंदर 4 ब्रह्मोस की मिसाइलें हैं। एक बटन दबाया, बटन दबाने वाला बैठा है 1000 किलोमीटर पीछे, 2000 किलोमीटर पीछे, पता नहीं कहां बैठा है वो। उसने वीडियो गेम के जैसे अपने स्क्रीन में देखा टारगेट, उसने बटन दबाया, एक ब्रह्मोस उड़ी और टारगेट को गायब कर दिया। ये कैपेबिलिटी भारत बना रहा है। लेकिन इस एक्सरसाइज में क्या हुआ कि ड्रोन्स डिप्लॉय करे गए फॉर द पर्पस ऑफ रिकॉनेसेंस। इसके अलावा दोस्तों स्पेशलाइज्ड ट्रूप्स को डिप्लॉय करा गया है इसमें, यानी कि फ्री फॉल स्काई डाइवर्स होते हैं, आपने सुना होगा स्काई डाइवर्स जिस तरीके से जाते हैं, और इंडियन आर्मी में है, नेवी में है, एयरफोर्स, एवरीबडी हैज गॉट स्काई डाइवर्स। तो ये जाते हैं जहाज से और ये कूदते हैं जब जहाज से, तो इनका उस वक्त पैराशूट नहीं खुलता है, ये ग्लाइड करते रहते हैं हवा में और ये कई कई किलोमीटर ग्लाइड करते हैं। इनके पास ऐसी इंसर्जन की टेक्निक्स हैं, ये कई कई किलोमीटर जाते हैं, ये 15, 20, 25 किलोमीटर विदाउट ओपनिंग द पैराशूट ये जा सकते हैं। यानी कि मैं आपको बताता हूं कि अगर आपको किसी को दुश्मन के 15, 20, 25 किलोमीटर अंदर अपने पैराट्रूपर को भेजना हो, अपने स्पेशल फोर्सेस के, पैरा एसएफ के कमांडोज को भेजना हो, तो आपको हवाई जहाज दुश्मन के अंदर, टेरिटरी के अंदर डालने की जरूरत नहीं है। वो हवाई जहाज उनको ड्रॉप करेगा और वापस यू टर्न लेके चला जाएगा। ये अपने आप ग्लाइड करके चले जाते हैं हवा की मदद से और फिर एक खास ऑल्टीट्यूड पे ये अपना पैराशूट डिप्लॉय करते हैं। उनकी भी ट्रेनिंग हुई वहां पे। स्टैटिक लाइन, स्टैटिक लाइन क्या होता है? स्टैटिक लाइन दोस्तों वो होता है जब अपना पूरा पैराशूट की एक लाइन ऊपर, एयरक्राफ्ट के अंदर ही आप होते हैं, ऊपर लाइन होती है, तो वहां पे पूरी स्टिक होती है, तो फिर वो लोग जंप करते हैं वहां से। जैसे ही आप जाते हैं, जैसे ही आप जंप करते हैं, इमीडिएटली आपका पैराशूट खुल जाता है। तो 2 किस्म के पैराट्रूपर्स यहां पे डिप्लॉय करेगा, एक वो जो स्काई डाइवर हैं जो उड़ के बहुत दूर तक अंदर चले जाते हैं, और एक वो जो कि स्टैटिक लाइन से जंप कर रहे हैं। एक तीस्ता ब्रिज के पास, जहां के बहुत पानी है, तीस्ता ब्रिज के पास, वहां पे एक डाइवर्जनरी अटैक की प्रैक्टिस करी गई और इसमें डीप सी डाइवर्स का इस्तेमाल करा गया जो कि अंदर जाके अटैक करते। मेरा यह मानना है कि इस पूरी एक्सरसाइज में यह मार्कोस का सबसे बड़ा काम था और इसमें मार्कोस भी थी इस एक्सरसाइज में। दोस्तों इसके अलावा पूरी इन्फेंट्री, आपकी आर्टिलरी, टैंक्स, हर कोई इस एक्सरसाइज में शामिल था। मैंने तो आपको टॉप के पॉइंट्स बताए कि आपको लग जाए, कि आपको समझ में आ जाए कि इसमें आर्मी भी इन्वॉल्व है, इसमें नेवी भी इन्वॉल्व है, इसमें एयरफोर्स भी इन्वॉल्व है, इसमें ग्राउंड अटैक ट्रूप्स इन्वॉल्व है। और ये जो था ना पूरा, ये स्टोरी कहां की थी? अब आपको झटका लगने वाला है बड़ा सॉलिड। तैयार हैं आप लोग? सीट बेल्ट पहन लीजिए। दोस्तों चिकन नेक का नाम सुना है आपने? सिलीगुड़ी कॉरिडोर, चिकन नेक। चिकन नेक का जो मामला है वो बहुत पहले जब सीए और एनआरसी के लिए हल्ला हुआ था ना, आपको याद है दोस्तों, जब शाहीन बाग में पूरी भीड़ बैठी थी, उसी में से एक आवाज उठी थी, एक सो कॉल्ड लेफ्ट लिबरल इंटेलेक्चुअल की, सो कॉल्ड, उसका नाम शर्जील इमाम। मैटर सब जुडिस है, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि शर्जील इमाम ने वही करने की कोशिश करी जो चाइना करने की कोशिश कर रहा है, जिसके लिए इंडियन आर्म्ड फोर्सेज एक्सरसाइज कर रही हैं। आइए मैप पे चलते हैं, मैं मैप पे आपको बताता हूं ये मैटर है क्या और शर्जील इमाम कह क्या रहा था। आप देखिए, एक बंदा जिसको कोई मिलिट्री ट्रेनिंग नहीं है, जिसको कुछ नहीं पता फौज के बारे में, अपने काम में पढ़ा लिखा होगा, वो अपने काम में पढ़ा लिखा होगा, मैं मना नहीं कर रहा उसको, अपने काम में होगा 30 मार खान, लेकिन उसने क्या बोला मैं आपको यह भी बताता हूं और फिर मैं आपको यह दिखाऊंगा कि यह सिलीगुड़ी कॉरिडोर है ना, जिसको चिकन नेक बोलते हैं, क्यों भारतीय सेना वहां पे एक्सरसाइज कर रही है, क्यों वहां पे चाइना का खतरा है और क्यों शर्जील इमाम ने वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में बयान दिया था। इसकी स्टोरी क्या है, आइए मैप पे समझते हैं, कम विथ मी। तो दोस्तों ये हमारा मैप है और अब मैं आपको बताऊंगा चिकन नेक, सिलीगुड़ी कॉरिडोर। जो चिकन नेक वाला मामला है ये है क्या, क्यों यहां पे डेविल स्ट्राइक एक्सरसाइज हो रही है,
क्या इसकी जरूरत पड़ी, चाइना की क्या प्लानिंग है, और शर्जील इमाम, वही शर्जील इमाम, सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल, जिसने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर बैठ के बोला था कि इतना यहां पे मवाद डाल दो कि इंडियन आर्मी आगे ना जा पाए, तो उस एरिया के बारे में मैं आज आपको बताना चाहता हूं दोस्तों। ये देखिए, ये है बंगाल का एरिया, वेस्ट बंगाल। यहां पे है स्ट्राइक कोर, 17 स्ट्राइक कोर, यानी कि 17 स्ट्राइक कोर। ये माउंटेन स्ट्राइक कोर है इंडियन आर्मी की 17 स्ट्राइक कोर। दिस इज इन वेस्ट बंगाल इन अ प्लेस कॉल्ड पानागढ़। दोस्तों ये पानागढ़ में है। अब दूसरी चीज है कि ये जो है ना, ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, चिकन नेक आप इसको कह सकते हैं। इसको चिकन नेक क्यों कहते हैं, पहले इसके डायमेंशंस बता दूं। तकरीबन 22 किलोमीटर चौड़ी और 60 किलोमीटर लंबी। 22 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है और इसकी लंबाई है तकरीबन 60 किलोमीटर। दोस्तों इसकी खासियत यह है, और ये खतरनाक भी बहुत ज्यादा इसलिए है क्योंकि सिलीगुड़ी कॉरिडोर को अगर आप कट कर देंगे तो फिर इधर आप देखिए, ये नेपाल है, ये भूटान है, ये बांग्लादेश है, ये पूरा चाइना है। कहने की बात यह है कि अगर यहां से किसी को मेघालय जाना हो, आसाम जाना हो, नागालैंड जाना हो, मणिपुर जाना हो, मिजोरम जाना हो, त्रिपुरा जाना हो, कहीं पर भी जाना हो, तो दोस्तों आपको सिलीगुड़ी कॉरिडोर से ही जाना पड़ेगा। ये जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, इसको अगर आपने ब्लॉक कर दिया, मैं फिर आपको बता रहा हूं, इस एरिया को अगर आपने ब्लॉक कर दिया तो भारत को हो जाएगा बहुत ज्यादा नुकसान। चाइना की हर समय ये एम रहता है कि जब अटैक होगा तो चाइना इसको कट ऑफ कर देगा। यहां से कट ऑफ करने का मतलब क्या है, आपने इसको कट ऑफ कर दिया यानी कि ये पूरा जो एरिया है आपका, ये पूरा एरिया ये आपका कट ऑफ हो गया। ये एरिया अलग हो गया भारत से। फिर आप यहां पे सिर्फ हवाई रास्ते से पहुंच पाएंगे, आप जमीनी रास्ते से नहीं पहुंच सकते। आपका पूरा नॉर्थ ईस्ट कट ऑफ हो गया। यही शर्जील इमाम कह रहा था जब वो अलीगढ़ गया और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में लोगों को बैठ के लेक्चर दे रहा था। अगर वो ये कहता ना, शर्जील इमाम, कि मुझे मोदी जी से इख्तलाफात हैं, मुझे अमित शाह जी से इख्तलाफात हैं, तो मुझे बात समझ में आती, वो पॉलिटिकल चीज है। अगर वो कहता कि मैं बीजेपी के लोगों को यहां पे नहीं आने दूंगा, तो मुझे बात समझ में आती कि साहब पॉलिटिकल आदमी है, पॉलिटिकल बात कर रहा है, दैट्स ओके। उसने बोला इंडियन आर्मी को रोक दो। अभी किसकी बात कर रहा है वो? हु इज ही टॉकिंग अबाउट? ही इज टॉकिंग अबाउट द इंडियन आर्मी। वो कह रहा है कि इंडियन आर्मी को यहां पे लेट जाओ। आसपास के लोगों को बोल रहा है कि इतनी भीड़ इकट्ठा करो, इतनी भीड़ इकट्ठा करो। जैसे कि जब शाहीन बाग हुआ था तो पूरी रोड रुक गई थी ना, शाहीन बाग में आपको पता है वो पूरी रोड रुक गई, फिर हमें लंबा रूट लेके जाना पड़ता था, वहां पे सारे लोग बैठ गए हजारों की तादाद में। वो यहां पे कह रहा है जब लाखों लोग इधर आ जाएंगे सिलीगुड़ी कॉरिडोर में, यानी कि चिकन नेक में, तो चिकन का नेक टूट जाएगा, वो देश से अलग हो जाएगा। वो देश से अलग करने की बात कर रहा था। और यही प्लानिंग जो शर्जील इमाम ने बताई है, यही प्लानिंग चाइना की है। और ये जो डेविल स्ट्राइक की एक्सरसाइज हुई है दोस्तों, ये एक्सरसाइज इसीलिए हुई है, इस चीज को बचाने के लिए और चाइना पे हमला करने के लिए। दोस्तों अब चलते हैं क्वेश्चन एंड आंसर्स पर। पहला सवाल जो है ये है अभिनव साहा का। जय हिंद मेजर साहब। जय हिंद अभिनव जी। ये कहते हैं कि भारत की इन्वेस्टमेंट ग्रो कर रही है डिफेंस में, और क्या ऐसा नहीं होना चाहिए कि म्यूचुअल फंड या फंड ऐसे आए जो कि स्पेशली डिफेंस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज के बारे में बताएं? अभिनव जी ऐसा है, मुझे डिफेंस के बारे में कुछ कुछ पता है, ज्यादा तो नहीं पता है मुझे, लेकिन मुझे म्यूचुअल फंड्स के बारे में जीरो पता है। मुझे कुछ नहीं पता मैं म्यूचुअल फंड्स के बारे में। आई एम एब्सोल्युटली क्लूलेस। आई एम नॉट अ फाइनेंस गाय, आई एम नॉट अ स्टॉक गाय। मुझे बिल्कुल नहीं पता है म्यूचुअल फंड्स के बारे में। पर मुझे यह पता है कि HAL वगैरह इनके शेयर्स ट्रेड होते हैं, बड़ी बड़ी जो डिफेंस कंपनीज हैं इनके शेयर मार्केट्स में ट्रेड होते हैं, मुझे इतना पता है। पर अगर आप स्पेसिफिकली म्यूचुअल फंड्स के बारे में बोल रहे हैं तो मुझे उसकी जानकारी नहीं है, माफी चाहूंगा आपसे। एन जीवन। जय हिंद सर। जय हिंद जीवन जी। ये कह रहे हैं कि चाइना अपना साउथ चाइना सी में पावर बढ़ा रहा है, क्यों? क्या इससे क्वाड ग्रुप की क्रेडिबिलिटी डिक्लाइन हो रही है? क्या इसमें डिफरेंसेस हैं नेशंस के बीच में जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं? और विल क्वाड ग्रुप एंड अप एज अ जोक? अब जीवन साहब आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि क्वाड ग्रुप विल एंड अप एज अ जोक? ये तो आप ही को पता है, ये खुफिया जानकारी सिर्फ आपके पास है, मुझे तो नहीं पता। क्वाड ग्रुप बना ही चाइना के अग्रेसिव डिजाइन्स को काउंटर करने के लिए है। देखिए मैं आपको बताता हूं, व्हेन डेमोक्रेसीज वर्क टुगेदर ना, हम सब लोग, ये हमारी मानसिकता है और भारत में खासतौर से ये हमारी कमी भी है और हमें अपनी कमी माननी चाहिए।
चाइना का सिस्टम बड़ा अच्छा है, चाइना में चीजें बड़ी एफिशिएंट है। हम लोग यही कहते हैं ना, कई लोग कहते हैं अरे चाइना में देखो टकाटक काम होता है ऐसे। वो टकाटक काम के पीछे कितना खून बहाती है चाइनीज सरकार, ये आपको नहीं पता। आपको आजादी में, आपसे मेरा मतलब आप नहीं, मैं सबके बारे में, मैं खुद के बारे में बात कर रहा हूं। हमें आजादी, फ्रीडम, राइट्स सारे भारत वाले चाहिए, और सिस्टम आपको चाइना वाला चाहिए, ऐसा नहीं हो सकता। चाइना में, मैं खुद आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, मैंने देखा है, टाउन तो नहीं कह सकता, वो क्लस्टर ऑफ हाउसेस थे, 200-300 घर होंगे, वहां से बिल्कुल उड़ा दिया उनको। और ऐसा नहीं कि जैसे भारत में कहते हैं कि 4 गुना 5 गुना जमीन की कीमत दे रहे हैं जब लैंड एक्विजिशन होता है, यहां पे वैसा नहीं है। वहां पे आपको उतना ही लैंड साइज 90 किलोमीटर दाएं बाएं इधर उधर ऊपर नीचे दे देंगे वो लोग। बच्चों का एडमिशन वहां पे, आपकी जॉब वहां पे, आपको 90 दिन दे रहे हैं, कटो यहां से तीव्र गति से। लोगों को इस प्रकार से घर से निकाल दिया जाता है चाइना में, और चाइना में सुनवाई नहीं है, आप कोर्ट में नहीं जा सकते अगर आपके खिलाफ ही हो जाए। आपका पुश्तैनी घर जहां पे आप रह रहे हैं, आप लोग बड़े खुश हैं, अगर वहां से रोड निकलनी है तो बॉस रोड निकलनी है, आपका घर जाएगा तो मतलब जाएगा। आपको उतने ही साइज का घर और कुछ मुंह अफजे का पैसा दे दिया जाएगा, और वो इंडिया जैसा नहीं कि 4-5 गुना, एक मिनिमम प्राइस तय है उनका, वो आपको दे दिया जाएगा। आपकी जॉब कहीं और लग जाएगी, अब निकलो यहां से और जाओ। तो ये है चाइना का। क्या डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होते हैं क्वाड कंट्रीज में? ऑब्वियसली होते हैं, सारी की सारी डेमोक्रेसीज हैं, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन तो होगा ही होगा, आपका और मेरा हो जाएगा। चाइना का डिफरेंस ऑफ ओपिनियन क्यों नहीं है? क्योंकि एक ही भगवान है उनका, शी जिनपिंग, वहां पे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता नहीं है। तो अलग अलग देश अलग अलग तरीके से काम करते हैं, और कोई भी तरीका परफेक्ट नहीं है सब में। अब डेमोक्रेसी में आपको कभी वो एफिशिएंसी नहीं मिलेगी जो आपको एक डिक्टेटरशिप में मिलती है। जो आप एफिशिएंसी चाहते हैं सिस्टम्स में कि टक टक काम हो जाए, वो सिर्फ डिक्टेटरशिप में। लेकिन डिक्टेटरशिप में फिर आपको अपना गुर्दा कलेजी निकाल के देनी पड़ती है। यह है। प्रखर श्रीवास्तव, जय हिंद सर। जय हिंद प्रखर जी। मेरा यह क्वेश्चन है कि प्रखर जी, आपने 2-3 सवाल पूछे, मैं आपका सिर्फ एक सवाल लूंगा इसमें। आपने बोला है कि चाइना इज प्लानिंग टू मेक ए रेलवे लाइन, ये चाइना, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये स्ट्रेटेजिक गेम ऑफ ज्वाइनिंग शिंगजियांग विद फरगाना वैली विच इज हार्ट ऑफ यूरेशिया, ऑल्सो चाइना प्लेइंग गेम ऑफ वुल्फ वॉरियर। हाउ कैन वेस्ट कंट्रीज एंड ऑल्सो इंडिया एंगेज विद सेंट्रल एशिया? अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि चाइना सेंट्रल एशिया में अपना बढ़ा रहा है, अपना प्रेजेंस बढ़ा रहा है, रेलवे लाइन बना के, सड़कें बना के, ये सब। हाँ, बेल्ट एंड रोड कर रहा है वो, बिल्कुल। बाकी देश कैसे कर रहे हैं, भारत कैसे कर रहा है, आपको पता ही है। भारत ने चाबार पोर्ट बनाया। चाबार पोर्ट कहाँ है? ईरान में। ईरान के भी तो आगे जाएगा, कहाँ जाएगा? सेंट्रल एशिया जाएगा, ऊपर से घूम के ईस्टर्न यूरोप जाएगा। ये जो नॉर्थ साउथ इकोनॉमिक कॉरिडोर बनी है उसके बारे में, जो पूरी ये मिडिल ईस्ट और यूरोप की कॉरिडोर बनी है उसके बारे में, भारत तो सबका हिस्सा है, तो ऑलरेडी इसके ऊपर काम चल रहा है। तो दोस्तों, आज का वीडियो लगा कैसा आपको, ये बताइए। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।